नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। छठे फेज की वोटिंग हो चुकी है और छठे फेज में जो 58 सीटों पे वोटिंग हुई है, उन सारी सीटों का विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस छठे पेज में क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि छठे फेज में 2019 के अंदर 58 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और 44 सीटें एनडीए ने जीती थी। 58 में से 40 अकेले बीजेपी थी और एनडीए जो थी वो 44 सीट थी। यह स्थिति तब थी जब उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन था। ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत थी 2019 में और बीजेडी जो है वो उड़ीसा में मजबूत थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। उसके अलावा ममता बनर्जी की स्थिति बंगाल में 2019 से कमजोर है। बीजेडी की स्थिति जो है वो उड़ीसा के अंदर 2024 के चुनाव में 19 की अपेक्षा कमजोर है। तो क्यों मैंने लिखा थंबनेल में कि आंधी चल रही है? यह सही बात है, आंधी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जो 40 वाली पोजीशन थी 2014 की 2019 की, उससे अधिक सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए मेन मुद्दे पे। 2019 में 58 में से 40 सीटें भाजपा जीती थी, वहीं दूसरे स्थान पर बसपा थी। बसपा को कितनी मिली थी? 4 सीटें मिली थी। और बीजेडी जो थी उसको भी 4 सीटें मिली थी। टीएमसी जो थी उसको 3 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। गठबंधन के बाद बसपा 4 जीत गई थी, 1 समाजवादी पार्टी जीत गई थी। लेकिन इतना सब कुछ के बाद भी कांग्रेस को 0 सीट 2019 में आया था छठे चरण में, और 2024 के छठे चरण में भी कांग्रेस को लगभग 0 ही सीट आने वाली है। हरियाणा की 1-2 सीटों पे जरूर फाइट है, अदरवाइज कहीं भी मुकाबले में कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को भी पता है, उसके आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे उनके नेताओं के तो उससे चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, 64% मतदान हुआ था 2019 के चुनाव में। आप लोग बार बार सुने होंगे मतदान में उत्साह नहीं है, वोटर आ नहीं रहे हैं, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। ये सब फर्जी बातें हैं। 64% छठवें चरण में 2019 में चुनाव हुआ था, जब बहुत मतदान हो रहा था लोगों के हिसाब से। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिक सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तब भी मतदान 62% था। और अब तक जो चुनाव आयोग का आंकड़ा आया है वो 62% को पार कर चुका है। फाइनल डेटा आते आते ये 63% या 64% भी जा सकता है। तो उत्साह हो या ना हो, वोट तो पड़ रहे हैं भाई। अच्छा, अब आपको बताई दिया लगभग एक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो 1 सीट जीती थी। एलजेपी 1 सीट जीती थी। आजसू 1 सीट जीती थी। आजसू जो है ऑल इंडिया झारखंड मुक्ति मोर्चा करके जो पार्टी है झारखंड के अंदर, वो पिछली बार अलग से चुनाव लड़ी थी, इस बार बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ रही है, तो ये उसका भी बेनिफिट मिलेगा। बिहार में कमोबेश स्थिति वही है, कांग्रेस आकर के जुड़ी है आरजेडी के साथ। तब भी पहले भी कांग्रेस आरजेडी का एक तरीके से मिलन ही था, उसमें कोई बहुत फर्क था नहीं। अब क्या स्थिति बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे, राज्यवार समझेंगे, सीटवार, और किस किस सीट पे कौन कौन सा उम्मीदवार है उसके सहित। तो सबसे पहले पहुंचते हैं दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में पिछली बार बीजेडी ने 4 सीटें जीती थी, जो 6 सीटों में चुनाव हो रहा है। लेकिन इस बार बीजेडी जो है वो 2 ही सीट ऐसी है जहां पे जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट पे फाइट है, कुछ भी हो सकता है, जैसे पुरी की सीट है, भुवनेश्वर की सीट अपराजिता सारंगी जीत रहे हैं, संबलपुर धर्मेंद्र प्रधान जीत रहे हैं, कटक में भी बीजेपी जीत रही है। 2 सीट पे बीजेडी का पल्ला भारी दे रहा है और पूरी वाली सीट पे फाइट है। तो यहां पे भी 2019 से अच्छी पोजीशन में है बीजेपी। ये जो उड़ीसा की स्थिति है।
इसके अलावा आप झारखंड में आ जाइए। झारखंड में एक चीज समझिएगा बहुत बारीक, गिरिडीह पिछली बार भी जीती थी आजसू। आजसू पिछली बार भाजपा के साथ नहीं थी, इस बार आजसू कहां है? भाजपा के साथ है। रांची में संजय सेठ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार संजय सेठ 3 लाख के आसपास वोट से जीते थे, इस बार भी जीतेंगे और ये लगभग लगभग भाजपा की सीट है। यहां पे कांग्रेस की कोई स्थिति अच्छी नहीं है। धनबाद में लड़ाई है, जमशेदपुर में भाजपा बहुत मजबूत है, जमशेदपुर में कोई दिक्कत नहीं है, रांची में कोई दिक्कत नहीं है, गिरिडीह में आजसू को नहीं हराया जा सकता है, इतनी मजबूत है आजसू। वहां पे जो भी फाइट है, थोड़ी बहुत लड़ाई है, वो धनबाद सीट पे है। तो झारखंड आप 4 की 4 मान सकते हैं, एक एनडीए को 4 और 3 मतलब बीजेपी को और 1 आजसू को। ये झारखंड की पोजीशन है आज के डेट में। इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये पश्चिम बंगाल की सीटें। पिछली बार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इन 8 में से 3 सीटें जीती थी, बीजेपी 5 सीट जीती थी। लेकिन इस बार घाटल की सीट को छोड़ करके टीएमसी सारी सीटें हारने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 7-1 वाला मुकाबला रहेगा। बीजेपी 7 सीट, 1 सीट टीएमसी, ये बंगाल की पोजीशन बन रही है। और ये वो वाला क्षेत्र है जहां पे शुवेंदु अधिकारी बहुत मजबूत स्थिति और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जैसे तमलुक है, वो उन्हीं की सीट है, जस्टिस साहब को दे दिया गया, जो कोलकाता हाई कोर्ट के थे, उन्होंने रिटायरमेंट लिया और वहां से बीजेपी उनको चुनाव लड़ा रही है। झारग्राम में थोड़ी सी लड़ाई है, मेदिनीपुर में कोई दिक्कत नहीं है, बांकुरा में कोई बहुत दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, विष्णुपुर में जरूर सौमित्र खान है जो उनके साथ मुकाबला है, काथी में सौमेंदु अधिकारी है, कोई लड़ाई नहीं है। घाटल वाली एक सीट जो है, वहां पे मुझको लगता है कि तपन गांगुली, दीपक अधिकारी और हिरण्मय चट्टोपाध्याय, ये लोग एक त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि दीपक अधिकारी मजबूत पोजीशन में है, वो चुनाव जीत सकते हैं। अदरवाइज कहीं पे भी लड़ाई में नहीं है और पार्टियां। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है अनंतनाग की सीट, राजौरी की। यहां कमाल हुआ है। कमाल इसलिए हुआ है कि 2019 में यहां 10% से कम वोटिंग हुई थी। कितना दोस्तों? 10% से भी कम वोटिंग हुई थी इस सीट पे। इस सीट पे इस बार 52% से अधिक वोटिंग हुई है। ये जो डेमोक्रेसी दिन भर चिल्लाते हैं ना, इनसे पूछना चाहिए कि पहले यहां 9% क्यों अनंतनाग में वोटिंग होती थी और इस बार 52% कैसे पहुंच गई? ये पूछना चाहिए विपक्ष के लोगों से एक बार। खैर, यहां पे महबूबा मुफ्ती की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जेकेएनसी पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी वहां पे जीतती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी है, बात ध्यान रखिएगा। दिल्ली, अब दिल्ली में आ जाइए आप। दिल्ली का मैंने एक अब वीडियो में किया था, तो थोड़ा सा दिल्ली के ऊपर डाला था आपको। मैं आपको बता दूं, उत्तर पश्चिम दिल्ली में उदित राज एकदम सीधे सीधे चुनाव हार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज जीत रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार नहीं हरा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चांदनी चौक में थोड़ी बहुत लड़ाई जरूर है। दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधुड़ी आराम से चुनाव जीत रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में कमलजीत सहरावत चुनाव जीत रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा वाली सीट पे थोड़ी सी फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो ये बता रहा है कि दिल्ली में आराम से भाजपा फिर 7 की 7 सीटें जीत रही है, विपक्ष कहीं भी नहीं है। जो कह रहे थे ना कि 3 सीटें आएंगी, 5 सीटें आएंगी, वो सब आज हवा हवाई हो गए हैं। अच्छा, हरियाणा में आप आ जाइए। हरियाणा में क्या पोजीशन है? हरियाणा की 10 सीट पिछले बार बीजेपी ने जीता था। इस बार कोई कह रहा है 5 आएगी, कोई कह रहा है 2 आएगी। बहुत अलग अलग एनालिस्टों के अलग अलग विचार हैं इस पे, अगर आप सुनेंगे अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग लोगों के। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद की स्थिति, अब लोग 7-3 पे आ गए हैं बहुत सारे लोग। मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी 3 सीटें हैं जहां पे लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। वो सीट मैं आपको बताता हूं। एक तो हिसार की सीट है, दूसरी सीट रोहतक की है, तीसरी सीट सिरसा की है। सिरसा में कुमारी शैलजा ठीक ठाक चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक,
इसके अलावा अगर आप आएंगे हिसार की सीट पे, तो यहां पे बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट क्या है आप देखिएगा, यहां पे इन लोग भी चुनाव लड़ रही है और जजपा भी चुनाव लड़ रही है, और जजपा और इन लोग दोनों चुनाव लड़ रही हैं, तो समस्या है, क्योंकि ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ रही हैं बहुत सारी सीटों पे। यहां वाली सीट पे स्थिति थोड़ी दूसरी है। अब कैसे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं नहीं हमको पता है। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हरा पा रहा है। नवीन जिंदल बम्पर वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हालांकि जो 3 सीटें फंसी हुई दिखा रहे हैं या फंसी हुई बता रहे हैं, इस सीटों पे भी खेल तमाशा हो रहा है। हिसार वाली, अब रोहतक वाली में दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए खुद ही सारे कांग्रेसी इकट्ठा हो गए। जो कांग्रेस के 5-6 गैंग है ना हरियाणा में, वो खुद ही चाह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा का काम खत्म हो जाए इस चुनाव में। तो यहां पे अरविंद शर्मा के पास एज है, हिसार में जरूर थोड़ी सी उन लोगों के पास एज है। इसके अलावा आप सिरसा में आएंगे तो वहां कुमारी शैलजा की वजह से, लेकिन शैलजा जब दीपेंद्र हुड्डा को हराना चाहती है रोहतक में, तो दीपेंद्र हुड्डा का भी गैंग शैलजा को हराना चाहता है सिरसा में, इस बात को मत भूलिएगा। एक स्थिति। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, हरियाणा में जाट कम्युनिटी जो है वो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक बड़ी मात्रा है इनकी। मतलब ये लगभग आप मान करके चलिए, लोगों के दावे तो अलग अलग है, लेकिन मुझको लगता है कि 25% के आसपास है, 1-2% ऊपर नीचे। 25% है तो डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग है, लेकिन बंटवारा बहुत है जाट वोटों में। जाट में कुछ बीजेपी भी लेकर के जा रही है, कुछ जजपा इन लोग भी लेकर के जा रही है, कुछ कांग्रेस भी लेकर, कांग्रेस कुछ नहीं, कांग्रेस सबसे बड़ा अमाउंट लेकर के जा रही है। लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है हरियाणा के अंदर। शेष और जातियां जो हैं वो इकट्ठा होकर के भाजपा को वोट दे रही हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे और भी बहुत सारी जातियां। ठीक है, तो ये स्थिति है कमोबेश हरियाणा की बन रही है। हरियाणा के मित्र बहुत सारे पूछते थे उनके लिए। इसके अलावा आप बिहार में आ जाइए। बिहार में वैशाली सीट हार रही है बीड़ा देवी लोजपा से, मतलब लोजपा एनडीए गठबंधन वैशाली सीट हार रहा है। कारण क्या है? बीना देवी का विरोध था। बीना देवी जब रामविलास पासवान की पार्टी टूटी थी, तो जो पशुपत पारस हैं, जो चिराग के चाचा हैं, उनके साथ बीना देवी चली गई थी। चिराग ने कहा था कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं या जितने भी गद्दार हैं, इसमें से किसी को टिकट नहीं मिलेगा, किसी को दिया भी नहीं, सिर्फ बीना देवी को टिकट दिया। इसलिए बीना देवी का विरोध हो रहा है, और विरोध तगड़ा है। यहां पे विजय शुक्ला के पक्ष में जो राजद के उम्मीदवार हैं, ज्यादा जनता लामबंद है, जो मेरी रिपोर्ट है बिहार को लेकर के। बाकी सारी सीटों पे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। सिवान में हिना साहब जो हैं वो बीजेपी की स्थिति, मतलब जेडीयू की स्थिति ज्यादा ठीक कर दी है। इसके अलावा भाजपा इन सीटों में से 3 सीटों पे लड़ रही थी, जिसमें पश्चिमी चंपारण कोई दिक्कत नहीं, महाराजगंज भाजपा जीत रही है, पूर्वी चंपारण जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं। शिवहर में जेडीयू लड़ रही है, शिवहर भी ठीक ठाक है, वाल्मीकि नगर भी ठीक ठाक है, गोपालगंज भी ठीक ठाक स्थिति में है, सिवान भी ठीक ठाक है, मतलब एनडीए गठबंधन को लेकर के देखे। लेकिन वैशाली आप श्योर शॉट मान करके चलिए कि बीना देवी चुनाव हार रही है। भाई बाकी इलेक्शन है, कल के लिए कुछ हो जाए तो मैं वो तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब से हार रही है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं कि किस सीटों पे फाइट है। देखिए, एक प्रतापगढ़ में फाइट है, दूसरी फाइट जो है वो आपको मिलेगी, एक तो प्रतापगढ़ हो गया, एक आजमगढ़ में आपको फाइट मिलेगी। आजमगढ़ में ठीक ठाक फाइट है, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहा है। चुनाव कम अंतर से किधर भी पलट जाएगा, बहुत बड़ा मार्जिन से कोई नहीं जीत रहा है आजमगढ़। इसलिए एकदम एग्जैक्ट अंदाजा लगाना, एग्जैक्ट एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में तगड़ी फाइट है। आजमगढ़ की दूसरी सीट है लालगंज, ये बीजेपी जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार बसपा जीती थी, सपा बसपा गठबंधन में। बस्ती में कोई दिक्कत नहीं, संत कबीर नगर में कोई दिक्कत नहीं, जौनपुर में कृपा शंकर सिंह जीत रहे हैं, मछली शहर भी बीजेपी जीत रही है, डुमरियागंज में जगदंबिका पाल नहीं चुनाव हार रहे हैं, जीत रहे हैं आराम से। श्रीवस्ती में साकेत मिश्रा भी चुनाव जीत रहे हैं, अंबेडकर नगर में रितेश पांडे भी चुनाव जीत रहे हैं, इलाहाबाद में भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं मुझको अभी तक दिखाई दे रही है। यहाँ पे श्रावस्ती में थोड़ी सी है लड़ाई, श्रावस्ती वाली सीट पे जहां से साकेत मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे ऊंच वाली सीट पे थोड़ी सी लड़ाई है। फूलपुर में कोई दिक्कत नहीं, प्रवीण पटेल जीत रहे हैं। प्रतापगढ़ में लड़ाई है, प्रतापगढ़ में चुनाव किधर भी झुक सकता है। हालांकि लोग बता रहे हैं कि संगम लाल गुप्ता के पक्ष में एज है। यहाँ पे डॉक्टर एसपी सिंह पटेल मजबूत उम्मीदवार हैं। बहुत सारे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थक भी इनको वोट दे रहे हैं। पटेल कम्युनिटी यहाँ पे बड़ी मात्रा में है, तो पटेल कम्युनिटी जाहिर सी बात है कि उधर जा रही है। लेकिन एक फैक्टर और है, पटेलों के दो बड़े नेता इस रीजन में, जैसे अपना दल के साथ अनुप्रिया पटेल है, अपना दल कमेरावादी वाला जो है, पहले जो सपा के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ी थी पल्लवी पटेल, वो अभी सपा से नाराज है। और प्लस एनडीए के साथ अनुप्रिया पटेल हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि पटेल वोट इकट्ठा सब कुछ एसपी सिंह पटेल को पड़ जाएगा, निश्चित तौर पे संगम लाल गुप्ता को भी मिलेगा। संगम लाल गुप्ता की जो सीट फंसी है, ये संगम लाल गुप्ता के वजह से फंसी है। संगम मोदी की और योगी जी की वजह से नहीं फंस रही है, मोदी जी के वजह से, ये संगम लाल गुप्ता के वजह से फंस रही है, इनके क्रियाकलापों की वजह से फंस रही है। अदरवाइज ये श्योर शॉर्ट सीट थी। सुल्तानपुर से मेनका गांधी ले देकर के चुनाव जीत जाएंगी, कोई मुझको बहुत दिक्कत तो दिखाई नहीं दे रही है अभी। भदोही में टीएमसी लड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। एकमात्र उत्तर प्रदेश में ऐसी सीट है जहां पे ना सपा लड़ रही है ना कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है। जैसे टीएमसी लड़ी, हालांकि ललित त्रिपाठी के पिता बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारी चीजें रही, कमलापति त्रिपाठी के बेटे हैं ललित त्रिपाठी, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि ये चुनाव यहां से जीत पाएंगे। यहां से आराम से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जो है वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझको लगता है कि एक श्रावस्ती सीट पे, एक आजमगढ़ सीट पे और एक प्रतापगढ़ सीट पे फाइट है। ये है दोस्तों पूरे 58 सीटों का ब्यौरा। अब आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें से कितनी सीटें कौन जीत सकता है? मैंने तो बता दिया कि इस फेज में पिछली बार एनडीए 44 जीती थी, इस बार 48 सीटों के आसपास, 49 सीटों के आसपास या 50 भी हो सकता है, उसके आसपास एनडीए और बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वर्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे तो बीजेडी भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन उड़ीसा में नहीं कर पा रही है, बंगाल में टीएमसी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, 5 तो पहले ही बीजेपी के पास थी। तो कुल मिला जुला करके हरियाणा में कांग्रेस, मतलब एज बता रहे हैं लोग, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं। हो सकता है कि वहां पे 9-1 हो जाए, 10-0 भी हो सकता है, 9-1 हो जाए। बहुत खराब कंडीशन हुई हरियाणा में, बहुत ही खराब हुआ तो 7-3 हो सकता, इससे बुरा नहीं हो सकता। तो कांग्रेस को ले दे करके कहीं अगर उम्मीद है तो हरियाणा में उम्मीद है कि उसकी 1-2 सीटें आ सकती हैं, अदरवाइज कांग्रेस इस फेज में 0 है। तो ये जो है ये आंधी नहीं तो और क्या है, आप खुद विचार करिएगा। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आपको कंटेंट और डेटा इस वीडियो का पसंद आता है, इस चैनल का पसंद आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से डोनेट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।